नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्पेशल सीरीज मैंने चला रखी है, जिसमें लगभग मैं 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन समावित किए गए जो कि पूर्व एग्जाम में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी प्रश्न सीरीज लेकर आया हूँ जो कि अभी सीटेट ने जो एग्जाम किया था, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 21 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट की सीडीपी को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें आपको दो फायदे होंगे। जो बच्चे आंसर की को मिलाना चाहते हैं वो मिलान कर सकते हैं, और जो एमपी संविदा शिक्षक वर्ग और भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफी कारगर साबित होगी। तो बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न विकास है। विकास क्या है? विकास एक आयामी है, एक दिशाई है। ऑप्शन नंबर 3 है, में बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। यहाँ पर दोनों भाषाओं में ये टाइपिंग हो रखी है। ये एज इट इज सीटेट से मैंने पेपर को डाउनलोड करके आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल लगे उस भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ अपना मेन मोटिव है प्रश्नों को समझना। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकास क्या है देख लीजिए प्रश्न एक बार। विकास है तो क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन। एक आयामी है, एक दिशाई है, में बदलाव किया जा सकता है। तो बिल्कुल विकास में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा पहले प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कारण है जो कि वंशानुक्रम यानी आनुवंशिक द्वारा पहले से निर्धारित होता है? वो कौन सा कारक है? तो है मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता। तो कौन सा है चारों का? आप सभी लोग जानते हैं, आंखों का रंग वंशानुक्रम चलता है। वंश में किसी की आंखों का रंग कुछ ऐसा अजीब है या कुछ उस तरह का है तो आगे भी आने वाली पीढ़ी का आंखों का रंग उस तरह होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। तो ये आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है आंखों का रंग। तो ठीक है, दूसरे प्रश्न का दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, इस बार सीटेट में क्वेश्चंस काफी थोड़ा घुमा फिरा के आए थे और थोड़ा हाई लेवल से आए थे। तो इस पे यहाँ ने सामाजिक के 2 स्तर होते हैं। प्राथमिक एजेंसी यानी प्राथमिक स्तर वो होते हैं जिसमें बच्चा घर परिवार या माता पिता के साथ सीखता है, उसका सामाजिकरण होता है। सबसे पहले सामाजिकरण होता है बालक का परिवार में होता है। दूसरा सामाजिक एजेंसी क्या होता है? विद्यालय। तो उसमें इन्होंने यही पूछा कि सीखने की वे प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द्वितीयक सामाजिकरण। तो तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना होती है, उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, उसके बारे में बताना है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, समायोजन कहते हैं। उसमें एक नए वर्तमान पर स्कीमा में अगर उसको नई अंडरस्टैंडिंग करें तो एक नए स्कीमा का जन्म होता है, तो उसको अपन क्या समायोजन कहते हैं, यानी वातावरण के साथ समायोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रदीपित करता है? यानी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा संप्रदाय जो कि कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिबद्ध करता है? आप सभी लोग जानते हैं इसकी काम है कार्य रूप और सूचनाओं को संगठित करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको हम स्कीमा कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको अपन स्कीमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखे विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठी द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्षमता को ध्यान में रख के विभिन्न प्रकार की कार्यकलापों को उपयोग करती है और सहपाठी द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, यानी वो समूह भी बना रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समर्थन करता है? तो जहाँ समूह और सामाजिक व्यवहार वाली बात आ जाती है तो वहाँ पर वाइगोत्स्की का नाम आ जाता है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया सेकंड, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दे रखे। पाठ क्या होता है? मचान होता है, और इसको क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें स्कैफ फोल्डिंग का क्या उदाहरण नहीं है इसमें। तो मैं पहले आपको ऑप्शन देखने से पहले ही बता देता हूँ स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है और पाठ किसको कहते हैं, किस चीज का उदाहरण कहता है। यानी कि बालक थोड़ा बहुत सीख रहा है लेकिन उसको किसी चीज को संकेत के माध्यम से या थोड़ा हेल्प करके उसको जो हेल्प मिल जाए उसी को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि बालक साइकिल चला, एक बेटी साइकिल चलाना सीख रही है, एक लड़की साइकिल चलाना सीख रही है लेकिन वो चला नहीं पा रही, लेकिन पीछे से उसकी माँ ने उसको साइकिल को पकड़ के लिए थाम रखा और धीरे धीरे उसको चलाना सीख दिया, एक हेल्प कर दी, तो उसके लिए वो एक स्कैफ फोल्डिंग का काम करेगी। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार कोई बालक पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको कोई टॉपिक क्लियरली समझ में नहीं आ रहा तो अगर एक टीचर के द्वारा उसके लिए थोड़ा हेल्प करना, उसके लिए स्कैफ फोल्डिंग का काम कहलाएगा, यानी पाल का काम कहलाएगा। ये पाल स्कैफ फोल्डिंग समवयस्कों से भी मिलती है, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उससे मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा इन्होंने, इनमें से कौन सा अध्यक्तर पाल का उदाहरण नहीं है? तो देख लीजिए, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ये एक पाल का उदाहरण है। बिल्कुल, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। ठीक है, रटना पाल का एक उदाहरण नहीं है। रटना अपने आप सेल्फ आदमी रट सकता है, तो ये रटना ही एक पाल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इशारे एवं संकेत भी पाल का उदाहरण, सहपाठी संघ साझा शिक्षण भी पाल का उदाहरण है, इसके फोल्डिंग का उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री पद्धति एक रचनावती कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता और वेदन व दोहराव और प्रयोगात्मक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, वेदन व दोहराव। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, ड्रिल एंड रिकॉल। तो ड्रिल एंड रिकॉल निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बिल्कुल जहाँ रटने वाली बात आ जाती है टीचिंग एग्जाम में, वो ऑप्शन कभी राइट नहीं होगा, तो इसलिए दोहराव वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट नहीं। तो ऑप्शन नंबर 9 का 3 राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्न से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? ये सभी लोग जानते हैं, बुद्धि के सामान्य विचारों को नकारने वाले वो हार्वर्ड गार्डनर है, और उन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार की बुद्धि बताई, यानी कि उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है। तो ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा कि किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया, तो उनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर, और हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। तो इस तरह यहाँ पे 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक संरचनात्मक कक्षा में निम्न से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? यानी एक संरचनात्मक कक्षा में किस बात पर सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स बताइए। तो है संरचनात्मक मूल्यांकन पर सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए,
वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है, यानी अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की सेल्फ टॉक क्या है, क्या है मतलब इससे किस चीज में हेल्प मिलता है। बिल्कुल देख लीजिए, चार ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बताइए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन के देख लीजिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। बिल्कुल, जब बालक कोई भी जटिल कार्य में फंस जाता है तो वो खुद से बात कर सकता है। प्रश्न का ये आंसर ये हो सकता है, इसको ये आंसर होगा तो क्यों होगा, इस तरह वो खुद से बात करके उस जटिल कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट के सरल बना सकता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर रहेगा, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा आंसर इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों को जोड़ा जाता है और लड़कियों को नीले कपड़े एवं कारों से जोड़ा जाता है, ये किसको दर्शाता है। यानी गर्ल्स को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ते हैं, लड़कों को नीले कपड़े एवं कारों या व्हीकल से जोड़ा जाता है, तो ये किस चीज को दर्शाता है। बिल्कुल ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि भाई लड़कियां ये काम करेगी, लड़के वो काम करेंगे। ये जेंडर रूढ़िवादिता को, इजी क्वेश्चन था, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षा असफल हो जाती है, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एक में कथन दे रखा है और एक उसका कारक है। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों को से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित करें। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से ये कहे कि हमने जो आपको पढ़ाया, एक टीचर ने जो पढ़ाया उसको एज इट इज याद रखे या एज इट इज उसका दोहराव करे, तो उस कंडीशन में शिक्षा असफल हो जाती है। तो इस तरह ये बात तो राइट हो जाएगी। ठीक है, पहली बात राइट है। और दूसरा है जानकारी को पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, यानी कि जानकारी के पुनः उत्पादन, जानकारी को एस्टे से पुनः उत्पादन सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, ये नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस तरह ऑप्शन में जहां पर ये दिखाई जाए कि ए कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है, देख लीजिए किसमें है ये। तो तीसरे ऑप्शन में ये सही है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्ष्ट प्रश्न है, एक संरचनात्मक कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। यानी एक संरचनात्मक कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका थी, एक टीचर और स्टूडेंट की क्या भूमिका होगी एक कंटेक्स्ट क्लासरूम में, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। यानी कि एक कक्षा में अध्यापिका विभिन्न प्रकार के जातियों वाले समूह के अधिगमकर्ता समावेशी वातावरण के साथ रचना कैसे कर सकती है। यानी क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के जाति के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें समावेशी का वातावरण एक टीचर कैसे कंडक्ट कर सकती है, तो उस चीज़ को बताना यहाँ पर ऑप्शन दे रखे। बताइए फ्रेंड्स, देख लीजिए। अपनी उन अवधारणा और पूर्वाग्रह का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। और सेकंड है, कक्षा में बच्चों के अनुभव को विविधता को सम्मिलित करके संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं मानकीकृत पाठ्यक्रम का अनुकूल बना ले। 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो इसका ये होगा कि देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक एक चीज को समझते हुए। अपनी उन अवधारणा और पूर्वाग्रह का चिंतन करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, तो उन अवधारणा और पूर्वक चिंतन करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, तो ये चीज को ध्यान में रखेंगी। और दूसरा, एक कक्षा में बच्चों के अनुभव को विविधता को, उनके अनुभव और विविधता को सम्मिलित करके। और तीसरा ये कि संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, यानी समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर एक समावेशी वातावरण टीचर क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन है, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिवादी छात्र है,
यानी रमणीक नामक टीचर की कक्षा में एक दृष्टिवादी छात्र एक समावेशी शिक्षा कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा के हिसाब से निर्देशात्मक समायोजन करने के क्या चाहिए। तो एक दृष्टिवादी बालक के लिए समावेशी वातावरण कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर वही चीज पूछी है। तो विविध प्रकार के दर्शनात्मक दृष्टिकोण देकर, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, या त्रिमासी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों को प्रावधान करके, या छोटी मुद्रा वाले कार्यशीट प्रदान करके। फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन देख लीजिए एक बार पुनः और फिर आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस तरह आंसर बता सकते हैं कि भाई 17 नंबर प्रश्न का ये है, 18 नंबर प्रश्न का ये, ठीक है। और जो लोग इससे आंसर शीट मिलान कर रहे हैं तो वो मुझे बता भी देना ना कि सिटी भी विषय में उनके कितने नंबर राइट हुए। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो ये है त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। बिल्कुल आप समझ लीजिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए त्रिविमी नक्शे और चार्ट जो उनसे वो स्पर्श करके अंडरस्टैंडिंग कर सके, अधिगम कर सके। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तकनीकों के बारे में सोचती है। ये निम्न में से किसका प्रतीक है। बिल्कुल किसी भी क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, किसी मैटर को डिफरेंट तरीके से अगर सोल्व की जाती है, जो बिल्कुल अपसारी चिंतन की बात होती है। तो देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपसारी सोच की बात हो रही है तो इस तरह फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजू के 61 के स्थान पर 16 लगता है और बी और डी के अक्षर में अक्सर भ्रमित होता है। ये किसके प्राथमिक लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए इसका। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाके आप देख भी सकते हैं। ये पठन विकल्प का है जिसको अपन डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, डिस्लेक्सिया के नाम से कहते हैं। पढ़ने संबंधी जो विकार है वो डिस्लेक्सिया में। तो राजू के 61 को 16 लगता है और वी और डी अक्षरों को भी अक्सर भ्रमित हो जाता है। जब वो पढ़ी गलत रहा तो लिखता भी गलत है। तो ये पठन विकल्प से रिलेट करता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। एक समावेशी क्लासरूम में विशेष बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है। देख लीजिए, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, प्रतिष्ठात्मक संस्कृति का, सहयोगात्मक अधिगम या मानकीकृत निर्देश। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन राइट होगा, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके और सहयोगात्मक अधिगम। यानी व्यक्ति को लक्ष्यों का निर्धारण भी समावेशी शिक्षा में हेल्प करता है और सहयोगात्मक अधिगम। तो ये दो ऑप्शन किसमें दे रखा, तीसरे ऑप्शन में दे रखा, फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, एक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। यानी एक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार से समझा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। देख लीजिए, बच्चे निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुक है और वो जानने के लिए तैयार है। तो फोर्थ ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। यानी जब बच्चे असफल हो जाते हैं तो उससे संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन बढ़िया है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। मैं सीधे आंसर की तरफ भी पढ़ूंगा। तो ये बच्चों की सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। मैं पहले भी अपनी क्लास में बताया था कि जब बालक फेल होता, असफल होता, तो उसमें बालक की कहीं कोई गलती नहीं है, बल्कि स्कूल व्यवस्था की गलत है। उसको उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिली, उस प्रकार को उसको अधिगम नहीं मिला जिससे कि वो सफल हो सके। इस तरह सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते 23 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। एक टीचर अपनी प्राइमरी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है।
देख लीजिए फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बिल्कुल, विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ दीजिए, उससे रिलेट कर दीजिए, उससे उनको पढ़ाई करने में आनंद भी आएगा और वो अधिगम करने में काफी अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपर्कों के साथ संबंध बनाती है। जो अनुपमा है अपनी कक्षा में विज्ञान को पढ़ाते हुए गणित के संपर्कों के साथ भी संबंध बनाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा शास्त्र किससे रिलेट करती है? जो अनुपमा है ना, विज्ञान भी पढ़ा रही है लेकिन गणित के संपर्कों का भी बीच बीच में उदाहरण दे रही है और रिलेट कर रही है, तो वो किस तरह का शिक्षा शास्त्र प्रणाली है? देख लीजिए, 4 ऑप्शन बेस्ट है। तो है अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो पहला ऑप्शन इजी राइट आंसर होगा। ठीक हो, देखो अधिगम का जो स्थानांतरण टॉपिक कवर करा रखा, लेकिन मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि किसी को साइकिल चलाना आता है तो वो बाइक चलाना जल्दी सीख जाता है, उसको हेल्प कर जाता है, तो अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। उसी तरह विज्ञान पढ़ाते समय अगर गणित के उदाहरण दे रही, संप्रति को जोड़ रही है, तो अधिगम का स्थानांतरण कहीं ना कहीं मैथ में भी उसको हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जानकारियां क्वेश्चन नंबर 25, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती है? देखो नीचे कुछ जानकारियां दे रखी है, ये किस स्मृति में संगठित, किस मेमोरी में स्टोर होती है? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, ठीक है, पहली जानकारी। धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, और तीसरी जानकारी 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये किस तरह के उसमें आएगा आपका? तो देख लीजिए, दीर्घ अवधि स्मृति, ये सब पुरानी बातें उसके दीर्घ अवधि स्मृति में स्टोर होगी। तो सेकंड ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटि को समझने के लिए सही नहीं है? नीचे कुछ कथन दे रहे हैं, तो बच्चों को समझने के लिए एक सही कथन नहीं, यानी कि जब नहीं प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन में नोट या नहीं आ जाए, तो अपने कान खड़े कर लीजिए। उस ऑप्शन में उस प्रश्न में गलती होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसको थोड़ा समझ के पढ़िए और आपका ऑप्शन सही होने की संभावना जरूर रहेगी। ठीक है, तो देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटि को समझने के लिए सही नहीं है? यानी 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है। तो ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न का, तो इसमें ये हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि को समझ सार्थक, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया का सहज शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि ये अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 देख लीजिए, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? तो 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधि से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? यानी कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जो व्यक्ति आंतरिक अभिप्रेरित रहता है, यानी स्वयं से वो मोटिवेट रहता है, यानी स्वयं से पढ़ने के लिए तैयार रहता है, तो वो एक्टिविटी आनंददायक भी रहती है और संतोषजनक भी रहती है। तो आनंददायक और संतोषजनक की एक्टिविटी आंतरिक अभिप्रेरणा से रिलेट करती है, बिल्कुल। तो 27 नंबर प्रश्न का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाओं, यानी शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं और अपेक्षाओं किस प्रकार रिलेट करती है? 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो वह उनके अधिगम पर प्रभाव डालती है। जो टीचर द्वारा की गई विद्यार्थी से अपेक्षा और अपेक्षाओं का उनके अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? जो चाइल्ड सेंटर्ड केंद्रित कक्षा का सृजन या क्रिएट कैसे किया जा सकता है? तो देख लीजिए 4 ऑप्शंस को, बढ़िया ऑप्शन है। तो शिक्षार्थी को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, बिल्कुल बच्चों के लिए उनके निष्पादन के समय पर उनकी प्रतिपुष्टि देकर चाइल्ड सेंटर की सृजन किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है
तीसरे नंबर प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से यानी NEP 2020 से बहुत सारे प्रश्न इस टीचिंग एग्जाम में आए और आने वाले समय में टीचिंग एग्जाम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न आएंगे। साधना शिक्षा चैनल पर मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर कर रखा, बहुत ही आसान शब्दों में। आप जाकर अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लेते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल ये बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विद्यालय के पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कुछ कटौती हो और विद्यालय के पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि हो, यानी कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जा सकता है, इस बात पर वृद्धि हो, ये बात भी की गई है, ठीक है। और रटन अधिगम को महत्व देना, नहीं रटने की वो तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने सुपर फास्ट तरीके से शीट पे यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके जो 21 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था उसका फर्स्ट का पेपर एनालिसिस। तो जो बच्चे अपने क्वेश्चंस को मिलान करना चाहिए वो मिलान कर ले सके। ऑफिशियल आंसर की से मैंने आंसर बताए और उनको एनालिसिस किया। और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए संविदा शिक्षा वर्ग 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि इस बार सीटेट में बहुत अच्छे प्रश्न आए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पूर्व वर्षों के अभी तक जो PY क्वेश्चन है उनको एनालिसिस कर रहा हूँ और ये स्पेशल सीरीज में 5000 क्वेश्चन इसमें तैयार करूँगा। और मैंने अपने चैनल पे CDP विषय के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो साथियों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लग रहे हैं या आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमको अपना प्यार जरूर दें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।